अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन हो गए थे तो फिर असल में हादसा इतना संगीन था कि शायद पूरा एक हफ्ता आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका, क्योंकि हकीकतन कुछ भी इसमें अपडेट नहीं थी। बहरहाल इस सिलसिले में बताता चलता हूँ यूनान के हालात हादरा क्या है, और इमिग्रेशन कवानीन में मुसलसल आप पूछते हैं और आप पाकिस्तान से लेकर यूनान और मुख्तलिफ ममालिक से जो नौजवान जो बच्चे इमिग्रेशन या वीज़ा से मुतल्लक पूछते हैं। मैं बड़ा मालूम खा हूँ, क्योंकि ये वाकया, ये हादसा इस कदर बड़ा था, इस कदर दर्द और तकलीफ वाला था कि यकीन करें कि इतने दिन मैं कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सका। बहरहाल जिंदगी ऐसे ही है ना, तकलीफ है, दुख है, गम है, खुशियां हैं। जैसे कल पूरे यूरोप में ईद उल अजहा जनाब की गई और आज पाकिस्तान में ईद है। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। सैकड़ों और हजारों बच्चों ने, छोटे बड़ों ने, जिन आप में से जिसने भी ईद मुबारक कही, दुआएं भेजी, व्हाट्सएप से लेकर यूट्यूब से लेकर पाकिस्तान कम्युनिटी के इस आपके फेसबुक पेज तक, मैं बड़ा मशहूर हूँ, ममनून हूँ। आपकी दुआओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह करीम से आपके लिए इज्जतें और खैर की दुआएं मेरे पास हैं। आप भी मेरी दुआएं कबूल करें और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत के और इज्जत और आबरू के दरवाजे खोले। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अब 2-3 नुक्तों पर बात करूंगा। एक तो नुक्ता ये है कि यूनान के हालात हादरा क्या है, कश्ती डूब जाने के हादसे में डीएनए टेस्ट फर्दर इसमें प्रोसेस क्या है, और इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल जारी है। मैं कहा चलो ईद मुबारक भी कह लेते हैं, आपकी दुआओं का, मोहब्बतों का जवाब भी दे लेते हैं, और 2-3 नुक्ते जो मेरे पास मौजूद है वो भी आप तक पहुंचा देता हूं। अच्छा, ऐसा है कि कुर्बानी जो है, इसार और कुर्बानी का ये जो है ना वो ईद होती है। तो इस इसार और कुर्बानी की ईद पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान, चूंकि एक यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी कौम का नुमाइंदा मुंतहिब रज़ाकाराना फीसबिलिल्लाह काम करने वाला इदारा है, जिसका वाहिद जरिया और वाहिद सोर्स न माल है, न दौलत है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जज्बा ईमान और जज्बा इंसानियत। ये वाहिद वो हमारे पास पूंजी है जिसको लेकर फिर कुछ जो हो सकता है वो कर लेते हैं। बड़े काम हकीकतन ऐसे हैं जो नहीं भी हो सकते, लेकिन मैं अक्सर बेशतर कहता हूं कि आस और उम्मीद का एक दूसरे की का दिया जलता रहे, रोशन रहे, तो ये काफी है। बाकी जो है वो कौमें या हुकूमतें या लोग जब अपने इदारों को मजबूत करते हैं अपनी मोहब्बतों से, वो कहते हैं ना कि पानी का एक एक कतरा मिलकर दरिया बनते हैं और समंदर बनते हैं। हकीकतन कौमें जब एहसास जाग जाता है तो फिर दरिया और समंदर हकीकतन ये फिक्रा फिर उसमें समो जाता है कि कौमें फिर चट्टाने बन जाती है, कौमें फिर मसाइब के सामने पहाड़ बन जाते हैं और दुख और तकलीफ में एक दूसरे के लिए सहारा और सबब बन जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो छोटे छोटे प्यारे बच्चे होते हैं ना, उनकी तामीर और तरबियत में अगर आप एक बच्चे को ये कहकर बड़ा करते हैं कि बेटे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या कुछ भी व्हाटएवर, तो इसमें मजा बड़ा है, इसमें पैसा बड़ा है, इसमें दौलत बड़ी है, इसमें कोठियां, बंगले, घर, गाड़ियां बन जाएंगी। तो ये नुक्ता, सिर्फ इतना नुक्ता इस कदर मुज़िर है, इस कदर नुकसानदेह है, इस कदर ये तबाह कुन नुक्ता है कि अगर आपने अपने बेटे, बेटी, बच्चे, उस छोटे शहजादे की परवरिश इससे की तो आपने पूरे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। उस फिर बच्चे का एक ही मिशन है, एक ही मकसद है, डॉक्टर बन गया तो पैसे किस तरह लेने हैं,
और कुछ भी बन गया है तो माल किस तरह बटोरना है। तो मेरे वतन में अक्सर मुहक्किकीन स्कॉलर्स कहते हैं कि जो तालीम का तरतीब चल रही है वो इस कदर नुकसानदेह है कि अगर वो सारी की सारी सिस्टम ऑफ एजुकेशन को रोक दिया जाए तो शायद इतना नुकसान ना हो जितना नुकसान तालीम के जरिए, यानी कि ऐसे इंसान बढ़ते जा रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम पर रहम करे। हाकिम, वो किसी ने कहा ना कि इंसानों के दो बड़े होते हैं, एक बड़ा उसका माँ बाप वालदैन और दूसरे बड़े वालदैन उसकी गवर्नमेंट। तो जब तो गवर्नमेंट इदारे हर दुख में हर तकलीफ में आपको माँ बाप का मुतबादल नजर आए तो फिर तो समझ लें कि आपकी हुकूमत, आपकी रियासत बिल्कुल ठीक काम कर रही है। और अगर आप समझे हुकूमत, इदारे, सफीर, वजीर माँ बाप की जगह आपका दुख नहीं बांटते, आपकी परेशानियां नहीं बांटते, आपसे बड़ी शफकत से बड़ी मोहब्बत से आपसे पेश नहीं आते, तो फिर समझ रहे हैं कि वो वाला हिस्सा जो है वो यतीमी वाला हिस्सा है, यानी कि वो वालिदैन की जगह मौजूद नहीं। जब वालिदैन ना हो, माँ ना हो या बाप ना हो, तो बच्चों को फिर खुद अपने कदमों पर, अपने पांव पर खड़ा होकर मामलात को करना पड़ता है। अच्छा, ये जो कश्ती का हादसा ऐसा है, इससे शुरू कर लेते हैं। इसमें नंबर्स वही थे, आप रोजाना पूछते हैं और मुख्तलिफ साथी अभी तक तस्वीर भेज के तो पूछते हैं कि इसका कुछ बताएं। अच्छा, इसमें ऐसा है कि नंबर्स तकरीबन वही हैं। पहले डेड बॉडीज जो थी वो 78 थी, 2 डेड बॉडीज मिल गई, वो 80 डेड बॉडीज होगी। एक ही तरीका, एक ही वो रास्ता जो बताया गया था, जो तरतीब दिया गया था कि DNA टेस्ट जो है वो भेजे जाएंगे और जो मौजूद डेड बॉडीज है, बड़ी मादरत से ये लफ्ज़ जरा सख्त है, तो उन से मैच हो जाने वाले वो रसा को उसके मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। शिनाख्त के लिए अक्सर बेशतर आज भी एक नौजवान फलक शेर दफ्तर तशरीफ लाए, तो वो कहते हैं मेरे भाई हैं, तो मैं क्या डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए वहां जा सकता हूं? तो डेड बॉडी की शिनाख्त के हवाले से कोई ऐसा जरिया या तरतीब नहीं की गई। एक ही उन्होंने तरीकाकार वजह किया है कि भाई आप DNA टेस्ट देंगे, और वो DNA टेस्ट, आप तो पता है ना, ये 14 तारीख को वाक़या हुआ था और काफी दिन गुजर गए हैं और अब DNA मैच होने शुरू हो गए। जिसका कोई DNA मैच हो रहा है, उम्मीद है आजकल इन दिनों में ही लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस या पाकिस्तान की तरफ से जारी कर दी जाएगी। तो अभी तक DNA टेस्ट ही वाहिद इन्हिसार है। अभी तक वो कहते हैं ना, दुखी जो होता है ना, दुखी उसको कोई भी बात का पता लगता है तो उस बात की तरफ चल पड़ता है। तो बहरहाल इसमें ऐसा है कि अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए, लेकिन हर तरफ जाने से दो नुकसानात हो जाते हैं। कंसंट्रेट करके, फोकस करके एक ही तरफ तवज्जो करें ना, तो वो फिर बंदा राह पे रहता है। जब हर तरफ अगर 5 किलोमीटर इधर, 10 कदम इधर, 20 कदम इधर करें तो बंदा कभी मंजिल नहीं पा सकता। तो इसलिए सब्र से, तहम्मुल से आप DNA टेस्ट का इंतजार करें, मैच हो जाएगा तो वो इंशाल्लाह किसी न किसी सूरत आप आगाह हो जाएंगे। दूसरा इसमें ऐसा है कि सबसे बड़ा मसला कि बेशुमार सैकड़ों बच्चों ने, साथियों ने, बहनों ने, माओं ने, वालिदैन करीब में से किसी ने वो तस्वीर भेजी और उसमें ये एक सवाल है जी कि इसका अभी तक नहीं कुछ बताया गया। तो मेरे बच्चों, मेरे बहुत प्यारों, गुजारिश ये है कि जो तो 12 बच्चे बच गए उनका बताया जा सकता है, उनका आप सबको पता है। जो वफात पा गए, जान की बाजी हार गए, DNA टेस्ट मैच हो जाएगा तो उनका भी पता चल जाएगा। अब जो सैकड़ों लापता हो गए हैं, किसी गवर्नमेंट को, किसी इदारे को, किसी एजेंसी को किसी तरह से भी उनका नहीं पता।
तो जब उनका नहीं पता तो फिर किस तरह आपको इसका पता मैं बताऊं। ये है, यानी कि उनका पता है ही नहीं, तो फिर इसलिए सब्र से तहम्मुल से काम लें। यूरोपियन एजेंसी जो है, ये जो बंदरगाहों की जो एक एजेंसी है इनकी यूरोप की, उसने अपनी तहकीकात इस सिलसिले में शुरू कर दी और उन तहकीकात के मुताबिक इंसानी हकूक के हवाले से जितने नुकात हैं, जितनी तहकीकात हैं, उन सब को इकट्ठा किया जा रहा है। यूरोप की बंदरगाहों की जो एजेंसी है, देखिए ना, हर इदारे के ऊपर एक इदारा, हर इदारे के ऊपर एक इदारा। बहरहाल उस एजेंसी को ये ड्यूटी सौंपी गई है कि वो तहकीकात करे और तहकीकात करने के बाद यूरोपियन पार्लियामेंट में जो है इस सारी तहकीकात को पेश किया जाए। इस तरह तहकीकात बड़े वसी पैमाने, बहुत बड़े पैमाने तक जारी और सारी है और उम्मीद है इसका इंशाल्लाह असल डूबने का वजह मामलात जरूर पेश आएंगे। कल बरोज जुमा जो है दोपहर 3 बजे लॉ एसोसिएशन यूनान के उन वॉलंटियर्स वकाला जिन्होंने अपने आप को मुख्तस किया है कि हम इस सिलसिले में जहां कानून का, जहां किसी यूनानी इंसानी हकूक का या जिस तरह से भी फैमिली का नुमाइंदगी कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो इस सिलसिले में कल 3 मेन उस कश्ती पर सवार जो ममालिक के लोग थे, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद मिस्र और फिर सीरिया, ये 3 कम्युनिटीज वगैरह इकट्ठी करके तो हम कल जो है इंशाल्लाह इस पर वकला एसोसिएशन के उन काफी सारे बड़ी तादाद में वकला जिन्होंने अपने आप को मुख्तस किया है, उनसे हमारी कल दोपहर को मीटिंग होगी इंशाल्लाह। तो मीटिंग में आप देखते हैं कि किस तरह की क्या सूरत हाल है, क्या मामलात है। तो पाकिस्तान में आपको मामलात का पता ही है, हुकूमतों के रवैये का पता है और सच जो बोलेगा उसको किस तरह डराना है, धमकाना है, ये आपको पता ही है। तो ये इसलिए बात कर रहा हूं कि सच को किसी न किसी तरह से जानना बेहद लाजम होता है। अगर सच को ना जाना जाए और किसी बदमाश की बात के खौफ में अपने आप को किसी लालच के रास्ते पर ले जाया जाए तो उसमें सिवाय तबाही के, सिवाय बर्बादी की और कुछ नहीं होगा। चलें, सबके पास जुर्रत नहीं होती, बहादुरी नहीं होती, 100 वसवसे 100 मामले होते हैं। अब जैसा कि वो जो हमारे 12 बच्चे हैं जो मालाकासा कैंप में थे, अब कुछ नौजवान जो हैं मुख्तलिफ अफराद के पास चले गए हैं, चेंज कर दिया उन्होंने, रिहाइश इख्तियार कर ली। तो उन 12 बच्चों में मुसलसल मेरा राब्ता रहा। तो अब 2-3-4 दिन से नई राब्ता मैंने किया, क्योंकि जब मैं वकला की एक टीम लेके गया, उनकी डिमांड पर, उनके कहने पर, उनकी खुशी थी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वहां अपने साथी मलिक अब्दुल मजीद साहब से, अल्ताफ भट्टी साहब से, शबाज जगह से और मुख्तलिफ साथियों से कहा कि 25-30 अफराद का बेहतरीन खाना तैयार करें ताकि उन बच्चों को उस गम से निकालें। तो वो नौजवान, वो बच्चे जितने जिंदा बच गए वो इस कदर खुश थे, बहुत ज्यादा खुश, और कह रहे थे कि हम जावेद साहब आपका इंतजार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से। अच्छा, जब मैं वहां पहुंचा, अब मुझे ये भी नहीं गवारा हुआ कि वहां जाके तो मैं कोई वीडियो बनाऊं या मैं जाके, मैं तो उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, उनकी दिलजोई के लिए, उनसे गम दूर करने के लिए बाकी जो लोग हैं हमारी वो माएँ बहनें बेटियां, वो हमारे अजीज भाई, उनकी मदद के लिए, उनको गवाही के लिए, ताकतवर करने के लिए, जुर्रत और कुव्वत के रास्ते पर लाने के लिए गया था। तो वो बच्चे जो थे, वो नौजवान, वो हमारे जो 12 बच गए हैं, यकीन कर लें उनके अंदर कोई खौफ की बड़ी वाज़ेह अलामात थी, जैसे इनको किसी ने बड़ा झंझोड़ के ऐसे करके कहा हो कि खबरदार कि ये जो सच का रास्ता है इस पर नहीं जाना। बहरहाल मैं एक लम्हा, वो कहते हैं कि इंसान के माथे पर लिखा होता है सब कुछ,
तो एक लम्हा में मुझे ये मेरे मालिक ने बसीरत भी बसारत भी ये मालिक ने इल्म दिया है कि माथे पर लिखा हुआ जो तहरीर है उसको जान लेना, पहचान लेना कि बंदे पर क्या कैफियत तारी है। मालिक ही इल्म अता फरमाता है, बंदे की कोई औकात नहीं। तो जो उसने अता फरमाया उसके मुताबिक, तो फिर मैंने 1 घंटा 1.5 उनके साथ गुजारा, लेकिन उनको इजी रहने दिया, रिलैक्स रहने दिया। अब कल की मीटिंग में गुजारिश ये है कि अगर किसी में ईमान और जुर्रत कुव्वत हो, मेरे बच्चों, नबियों की बातें नहीं सुनी गई, नबियों की बातें नहीं सुनी गई। किसी नेकी करने वाले पर, किसी अल्लाह के खास बंदे पर रोजे क़यामत ये बोझ नहीं होगा कि क्या तुमने ये रिजल्ट, ये नतीजा हासिल किया, नहीं होगा। जनाब नूह नबी अल्लाह ने 900 उर्स से जायद साल तबलीग की, तो बहुत थोड़े उनकी बात को सुनकर यकीन ईमान लाने वाले थे। ये एक सनद है कि ईमान वाले का काम सिर्फ बात को पहुंचाना, इंतहाई इखलास से, इंतहाई मोहब्बत से, इंतहाई मेहनत से अपना काम सर अंजाम देना, फिर यही है उसका काम। बड़ी सारी चीजें नबियों के कंट्रोल में नहीं थी, हमारे बाद में तो वो असर नहीं हो सकता। बहरहाल जो मेरे करने वाला ना कभी जमाने की सारी रुकावटों के बावजूद उससे रुकता हूं, ना ही किसी की तारीफ से मैं आगे चलता हूं, ना किसी की तनकीद से मेरा रास्ता जो है वो खराब होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जारी और सारी रखना है, एक ही उसका मकसद, एक ही उसकी वजह कि मेरा अल्लाह और मेरे नबियों के इमाम मोहम्मद मेरे आका करीम का हुक्म क्या है, मैंने वो करना है तो वो करेंगे। कल मीटिंग है तो गुजारिश ये करता हूं, अब इब्राहिम मेहरबानी, अगर हम अपने बच्चों के हक और हकूक के लिए खड़े नहीं होंगे, गवाही नहीं देंगे, तो फिर समझ लें कि जो बच्चे बच गए हैं लेकिन बचकर भी उनका एहसास नहीं बच सका, दूसरों के लिए दर्द इंसानियत का नहीं बच सका, तो अगर ये भी जाया हो गया और तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है, फिर बहुत ही बड़ा नुकसान है। यानी कि अंदर से इंसानियत या ईमान या एहसास ही ना रहे कि भाई मेरे पास 350 बंदे के डूबने की कहानी है, मैं उसका गवाह हूं, मैंने जाना है, मैंने खड़े होना है, मैंने क़याम करना है। अगर ये एहसास नहीं तो फिर बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कोई ना कोई तो इस सिलसिले में खड़ा होगा, कोई ना कोई तो क़याम करेगा, चाहे जिन भूत और गंदे और जलील जमाने के हाकम सफीर वजीर उन्हें डराते रहे, लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह ईमान वाले खत्म नहीं होते और ईमान वालों का खात्मा भी नहीं होता, कोई ना कोई रोशनी का दिया जलता है। अच्छा, अब ऐसा है कि इमिग्रेशन सवालात के हवाले से मैं ये था साने कश्ती का, जिसकी वजह से इतने ज्यादा दिन मैं आपकी खिदमत में सलाम भी नहीं पहुंचा सका, अपनी हाजिरी भी मुमकिन नहीं कर सका। बहरहाल आपके हजारों सैकड़ों ईद मुबारक के पैगामात ने फिर मैंने कहा कि ये सलाम जो है इसका जवाब बड़ा लाजिम है, ये दुआएं जो हैं, ये मोहब्बतें जो हैं, ये कीमती बड़ी हैं, मेरा वो चश्मा भी दे दें। अच्छा, तो इस सिलसिले में आप इमिग्रेशन सवालात हैं, इमिग्रेशन से पहले मैं बताता जाऊंगा आपको कि यूनान में जो इलेक्शंस हुए, जो इंतखाबात हुए, उन इलेक्शंस, उन इंतखाबात में ये यूनान में रहने वाले लोगों के लिए 2 सवाल हैं। तो उन इंतखाबात में जो फॉरेनर्स की, इमिग्रेंट की जो एक मकबूल जमात है वो कामयाब नहीं हो सकी, और जो फॉरेनर के थोड़ा सख्ती रवैया करने वाले हैं, यानी कि नया डेमोक्रेटिया ही बड़ी भारी अक्सरियत से जो है वो नेशनल असम्बली यूनान में चले गए हैं, यानी कि हुकूमत उन्हीं की है। और इस दफा हुआ ये है कि 3 ऐसी पार्टियां हुकूमत में चली गई हैं पार्लियामेंट यूनानी में, जो फॉरेनर और इमिग्रेंट्स मुहाजिरीन के खिलाफ है। आज सीरिजा के जो लीडर सदर
जनाब अलेक्सी चिपरा हैं, उन्होंने भी आज अपनी पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना यह है कि मुझसे भी ज्यादा सरगर्म, मुझसे भी ज्यादा एक्टिव फार्मर के लिए काम करने वाला, सब इंसानियत के लिए काम करने वाला, उसको मैं मौका देता हूं कि वो आगे आए और आगे आके पार्टी की सदारत को संभालें। अच्छा, बड़े सारे मामला था, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। बड़ी दफा ऐसे होता है, ये जाहिर प्रदेश है, प्रदेश में अब आपने क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि बड़ी दफा जितनी भी अक्सर बेशतर इमिग्रेशन खुली है, लीगल पेपर्स का रास्ता खुला है, चाहे वो 98 में था या 2001 में, 2005 में, तो अक्सर बेशतर इसी जमात में वो रास्ता खुला है। अच्छा, अब होता कैसे है कि ये फार्मर के खिलाफ भी है और फिर इमिग्रेशन भी यानी कि मिल जाती है, क्योंकि मेरे बच्चों दो नुक्ते हैं। एक तो ये वोट इन्होंने इस बुनियाद पर लेना होता है कि देखें हम इमिग्रेंट के खिलाफ कितने ज्यादा जो है शकुबा गिरफ्तारियां, मुख्तलिफ चीजें ये जारी और सारी रखे हुए। दूसरा इनका नुकता ये होता है इमिग्रेशन क्यों खोलते हैं, पेपर क्यों देते हैं, कि दूसरी तरफ ये है कि यूनानी उन खेत खलियान फैक्ट्री से लेकर इदारों को भी चलाना है जिसके लिए इनके पास अफरादी कुव्वत नहीं होती। जब अफरादी कुव्वत नहीं है तो उसका वाहिद हाल ये होता है कि वो इमिग्रेंट्स को लीगल स्टेटस देकर उसको लीगल खड़ा किया जा सके काम पर। वो जो शिकायत है उस ग्रीक की, उस जमींदार की, उस फैक्ट्री ओनर की, उस दुकानदार की, उस रेस्टोरेंट वाले की कि भाई मेरे रेस्टोरेंट का या मेरे काम का नुकसान हो रहा है, तो आप लोग गवर्नमेंट है तो आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उसके जवाब में वो कहते हैं ठीक है भाई, ठीक है, अब आपकी डिमांड बड़ी हो गई है, आपका मुतालबा बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा है, तो वो अपने साथ नहीं लेते। वो कहते हैं जी देखें, खलकत खुदा जो है, लोग जो है, पब्लिक आमा जो है, वो हमें इंसिस्ट कर रही है, जोर दे रही है, प्रेशराइज कर रही है, जिसकी वजह से हम ये कानून जो है ला रहे हैं कि मालिक और मजदूर की बुनियाद पर इनको लीगल स्टेटस दिया जाए। और बहुत ज्यादा अब मुमकिन है, बहुत जल्द मुमकिन है, इसकी तैयारी कर लें कि मालिक और मजदूर के दरमियान जो है कानून उस पर अमल शायद इसी 1-2 माह के अंदर अंदर मंजर आम पर सामने आ जाए। आप सब नौजवानों से, बच्चों से, छोटे बड़ों से, नए और पुरानों से गुजारिश है कि मायूस नहीं होना बिल्कुल, और अपने कागजात जो है, अपना पासपोर्ट वैलिड रखें, 2 साल से जायद वैलिड हो तो ये ज्यादा आपके लिए बेहतर है। अच्छा, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट को हर हाल में आपने अपने मुल्क की जो वज़ारत खारजा है उससे, फॉरेन अफेयर से जरूर आपने अटेस्टेशन करवा के रखना। कानून तो ये कहता है कि बर्थ सर्टिफिकेट को आपने ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद से भी अटेस्ट करवाना है, तब वो यहाँ काबिल कबूल होगा। उसमें बसा औकात टाइम थोड़ा लंबा लग जाता है, अगर टाइम लंबा लग जाए तो 2 कॉपीज लें, एक कॉपी को फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करा के अपने पास रख लें, दूसरी कॉपी ग्रीक सफारतखाना इस्लामाबाद में या जिस भी मुल्क में आप रहते हैं उसमें उसको जमा करा दें। ये तरीकाकार है। और तीसरा नुकता बड़ा अहम और बड़ा जरूरी ये है कि जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां उस बॉस से, उस मालिक से जरूर इस बात को चलाएं कि अगर मुझे लीगल पेपर्स मिले तो क्या आप मेरे लिए वो लेटर, वो एप्लीकेशन, वो मुआहिदा कर सकेंगे जो मुआहिदा हुकूमत चाह रही है। ज्यादा इम्कान ये है कि मालिक और मजदूर के दरमियान एग्रीमेंट के तहत लीगल करने का रास्ता जो है उसको खोल दिया जाएगा। ये है और इसका बड़ा कभी इम्कान मौजूद है। वो बाकी मामला जो है उस सिलसिले में जो है चले हुकूमतें, वो जैसे इलेक्शन से तकरीबन 2 माह कबल, अब 2 माह हो गए तकरीबन, तो इसमें एक कानून को फाइनलाइज किया गया था, नया कोड का मतनार स्टेप्सी। तो उस कानून में बड़ी सारी शिकें जो है वो चूंकि इलेक्शन शुरू हो गए, अब ये 2 माह मुसलसल इलेक्शंस में और इलेक्शन के जलसों में, मुहिमात में गुजर गए,
तो अब इम्कान है कि उनकी जो तफसील, जो डेफिनेशंस वगैरह वजाहत रहती थी, वो भी अब आ जाएगी। आपको पूरा स्टैंड बाय रहना चाहिए, और एक गुजारिश, मिन्नत और वार्निंग किसी सूरत ना भूलना मेरे बच्चों। 2 नंबर बेहोशी ना लेना, फ्री मिले तब भी ना लेना, कोई धक्के से दे तो फिर भी उसका शुक्रिया अदा करना कि भाई मैंने अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करना, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर 2 नंबर कागजात के साथ ये साबित हो जाए तो 5 साल मुसलसल आप पर पाबंदी लगा दी जाएगी कि आप दोबारा पेपर्स के लिए एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते, लीगल स्टेटस नहीं ले सकते, पाबंद यानी कि दीवार बना दी जाएगी। तो बड़े सारे बच्चों के सामने दीवार बना दी गई है, अब ये कानून अमलदारी में है। तो बराए मेहरबानी किसी सूरत भी ये 2 नंबर बेहोशियां, ये सवालात छोड़ दें कि वो इदारा जो है वो तो बना रहा है 500 में, वो इदारा बना रहा है। मेरे बच्चों, इदारा जब आपके लिए एप्लीकेशन करता है तो वो आपका इनाम, आपकी मेल, आपका फोन, आपकी तरफ से वो जा रहा होता है, वो किसी इदारे की तरफ से नहीं जा रहा होता। अगर कल कला को आप उस पर केस भी दायर करते हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपकी अपनी ईमेल, आपके अपने एड्रेस, आपकी अपनी तरफ से गई होती है। कहीं भी साबित नहीं हो सकता कि वो किसी इदारे ने या किसी वकील ने भेजी है। तो इस समय बराए मेहरबानी ज्यादा चुकने, ज्यादा होशियार हो जाए। बड़ी दफा मैंने आपको ये गुजारिश की है, लेकिन सुननी माननी तो वो बात है कि नबियों की जिसने सुन ली तो कईयों ने नहीं सुनी। तो मैं कौन हूं जनाब। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तान से सवाल है मुसलसल जो आता जा रहा है कि वीजे जो है एग्रीकल्चरल रिजेक्ट किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, वीजे रिजेक्ट करने की वजूहात आप अक्सर बेशतर देखेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सबसे ज्यादा वो लगाते हैं अक्सर बेशतर। एक या तो जो सफीरों और वो फौजियों, पुलिस या इन इदारों के करीब लोग होते हैं जिनको खूब खाने पीने को मिलता है ना, खूब अय्याशी माशी करते हैं, खूब लूटते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और जो बच्चे भट्ठा हस्त से लेकर पिस रहे हैं, रो रहे हैं, कुर्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो बेचारे चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। वतन तो प्यारा अपना घर होता है ना, वतन तो अपना घर होता है, तो कौन नहीं चाहता। छोटे छोटे अल्लाह ने परिंदे जो बनाए हैं ना, छोटी छोटी बिल्लियां, छोटे छोटे जानवर, उनको भी अपना घर बड़ा प्यारा होता है। ये फितरते इंसानी में है। तो सारी दुनिया से ज्यादा प्यारा हमें हमारा घर, हमारा वतन है। क्यों? उसकी वजह सिर्फ एक है कि इस्लाम के नाम पर, कुरान के निजाम के लिए उसको लिया गया था। लेकिन जब गरीब रोता है, कुर्लाता है, तो उसकी कोई सुनता नहीं। इसका मतलब है ना रियासत है, ना हुकूमत है, ना वजीर है, ना सफीर है, वो तो अपने कामों में बेचारे लगे हैं। मैं इस बात को समेटता हूं, ये बात बड़ी इसमें घिन आती है कि निजाम जो है, और लोगों ने कबूल किया हुआ है गुलामी को, तो इसलिए वो जलील लोग जो है वो हाकिम है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, इसमें अब ये कहता हूं कि आप जब कहते हैं, इसको मैं जल्दी से स्किप करके साइड पे करके तो निकलना चाहता हूं। ये एक दलदल है, एक इन की हुकूमतें जो है ना, ये एक गंद है, चिपक जाने वाला गंद। तो गुजारिश ये करता हूं कि आप बराए मेहरबानी जो वो रिजेक्ट करते हैं ना वीजे, सवाल यहां है। तो वीजे रिजेक्ट करने की भी वाहिद वजह शायद 90% ये होगी, शायद 10% ये ना हो कि आपके मुहाफिज इन्वेस्टिगेशन के इदारे और उनके दलाल मिली भगत से वीजे कैंसिल करा देते हैं। आज एक बच्चा कह रहा था वो व्हाट्सएप पे
कि सर हम 180 यूरो या 280 यूरो फीस भी देते हैं, मेडिकल का भी देते हैं, तो ये ज्यादती नहीं है, ये जुल्म नहीं है? तो किस तरह एक गरीब बंदा जब ये सारा कुछ फिल कर लेगा तो फिर उसका रिजेक्ट हो जाएगा। मेरे बच्चों ये भी तो देखें ना कि वो आप ही के वतन के वो दलाल, वो जलील तरीन लोग, वो टोला जिन्होंने हराम माल के अलावा शायद तय कर लिया है कि हलाल का एक लुकमा भी नहीं खाना, तो उनकी वजह से मेरे बच्चों हो रहा है। हुकूमतें और इदारे तब होते हैं जब एक लूटने वाला लूटे तो हुकूमत या रियासत उसके सर को ऐसे पकड़े कि भाई एक सादा लोग को लूट रहे हो, फिर उसको कहते हैं हुकूमत, उसको कहते हैं रियासत, उसको कहते हैं इदारा, उसको कहते हैं निजाम। तो जब हर चोर चक्का लुचा लफंगा रिश्वत भी ले रहा है, सोने कपड़े पहन के आपको लूट भी रहा है, वजीरों से मिल रहा है, सब FIA से मिल रहा है, सब से मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि चोर और चौकीदार एक नुक्ते पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप पर ये जुल्म, ये जबर जारी है, क्योंकि आप जालिम का हाथ नहीं रोकते और जालिम कभी नसीहत नहीं सुनता। जालिम तो फिर कुव्वते बाजू से उसका जुल्म रोका जाता है। ये जो बातें होती है ना कि ये जनाब इसको अच्छी बात सुनाए, ये बताएं, मुसलमान का दस्तूर है कुरान, और कुरान में हदायत कामल मौजूद है, हर जगह दारगुजर, हर जगह नरमी, हर जगह वो जी अब क्या करें, अब ये मुकद्दर है। मेरे बच्चों शायद आपने कुरान पढ़ा नहीं, शायद आपने मेरे आका करीम की जिंदगी को नहीं पढ़ा, सीरत को नहीं पढ़ा। क्यों आपने कहा रहमतल लिल आलमीन, सारी दुनिया सारे जहानों के लिए रहमत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कितने खुतबे, कितने खिताब, कितने टाइटल्स रहीमो करीम होने के, लेकिन जब वो अरब की एक औरत आई जिसने चोरी की, तो आपने याद है क्या कहा? आपने कहा खुदा की कसम अगर मोहम्मद की बेटी भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। वहां आप रहीमो करीम मेहरबान नहीं थे? मेहरबान ही थे, लेकिन मुआशरे को अल्लाह के हुक्म से संवारना नबी की ड्यूटी होती है। जहां हाथ काटना, गर्दन काटनी लाजिम हो, अल्लाह का हुक्म, कानून और दस्तूर हो, अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये जुल्म है, ये जबर है, ये आपकी वो वजह है जिसकी वजह से जलील तरीन लोग हाकिम बन के और आप मजलूम बन के ये समझते हैं कि मैं तो जालिम नहीं। दीन इस्लाम मजलूम को भी जालिम कहता है जब तक वो जालिम का हाथ रोकने के लिए खड़ा ना हो जाए। ये डेफिनेशन बराए मेहरबानी ज़हन नशीन फरमा ले। मजलूम कोई नहीं होता जब तक मजलूम खड़ा नहीं होता, क्याम नहीं करता, अपने हक के लिए फाइट नहीं करता, कोशिश। आप हाथ नहीं रोक सकते किसी सफीर साहब का, किसी FIA की जबान को पकड़कर खींच नहीं सकते। तो मेरे बच्चों कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। दलालों के दलाल बन जाए, दलालों से दोस्ती कर लें, उसी सिस्टम, उसी निजाम में अपने आप को बचा के कहें चलो मैं तो नहीं लुटन होता पाया तो दूजे ने लुट के मैं अपना भी काम करना, तो फिर तुफ है मेरे बच्चों, फिर तुफ है, फिर जालिम है, गारंटी शुदा जालिम है। फिर आप अपना काम निकालने के लिए उस सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो फिर जुल्म है, और आप भी उन जालिमों में शामिल हैं। ये मैं नहीं कहता, ये दीन इस्लाम की मफहूम और डेफिनेशन। अच्छा, ये अब सवाल है एक दो, तो वो मैं देख लूं कि बदर याकूब साहब हैं, तो वो लिखते हैं कैंप वालों के लिए क्या कोई कानून है? चौधरी शहजाद जाट साहब, अच्छा कैंप वालों के लिए कानून, तो आपको खुश आमदीद, वेलकम। इसमें अब ऐसा है कि कैंप वालों के लिए कानून तो वही है जो हुकूमत पाकिस्तान, आपके सफीरों ने तय किया है कि इनको सबको वापस भेज दिया जाए बड़ी मामले से। तो इसके अलावा कोई कानून नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कैद रख कर मतलब वापस भेजने पर मजबूर करने का ही कानून है। अब आप जितने भी कैंप में मौजूद हमारे बच्चे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, और इसमें रास्ता कानूनी तौर पर यही है कि किसी तरह से भी ये मुमकिन बनाएं कि कोई ग्रीक मालिक जमींदार
आदिया अरगासिया में आपकी मदद करे और आप जो है उसके साथ मुंसलिक होकर ये एक मुस्तनद जरिया है कैंप से रिहाई का। और बराए मेहरबानी और कुछ अरसे के लिए मैं समझता हूँ अगर आदिया अरगासिया पर आपको आज़ादी मिल जाती है तो फिर आपको वहाँ काम करना चाहिए। और यहाँ चूंकि अब सवाल वो आ गया है कि जितने शहजादे जमींदार वीजे पर यहाँ आए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपने उस काम को जारी ना रखा तो इसका मतलब ये है कि आप वो चूल्हा और सिलेंडर वाली मिसाल आप समझ लें कि चूल्हा और सिलेंडर डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो चूल्हा जितना भी अच्छा हो वो जारी और सारी नहीं रह सकता। वीजे आपके की बुनियाद सिर्फ एक है, जिस मालिक के पास आए हैं उस मालिक के साथ काम करना, टैक्सीज जारी होने और आपका शो होना कि आप वहां काम कर रहे हैं। अगर आपके एजेंट ने, अगर आपको लूटने वाले ने आपको यूरोप में भेज दिया या आपने खुद ख्याल कर लिया तो उस सूरत में मुझे कभी अंदेशा है, ये मुसलसल 1 साल से मैं कहता जा रहा हूं कि फिर मुझे कभी अंदेशा है कि आप खुद अपना वो वीजा जाया कर देंगे। अच्छा, ना सिर्फ वीजा जाया कर देंगे, अच्छा फॉर एग्जाम्पल कोई नौजवान जर्मन चला गया, एक मिसाल के तौर पर समझाता हूं, तो जर्मन जाके फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास एक सादा बंदा है जिसने वीजा नहीं लिया था और एक आप है जो वीजे पर आए हैं, तो सादा बंदा एप्लीकेशन करेगा असाइलम की या किसी भी दूसरे दायरे में तो उसका पीछे से रिकॉर्ड नजर नहीं आएगा। वीजा वाला बंदा एप्लीकेशन करेगा तो वो एप्लीकेशन करते ही विद 1 क्लिक सारा डेटा नजर आ जाएगा कि ये तो यूनान के लिए बंदा आया था फलां योर्गो वागेलोपुलोस के पास या किसी के पास, तो ये यहाँ क्या आ गया। तो मुझे कभी अंदेशा है कि आपको वहां एप्लीकेशन का भी प्रोसेस करने का मौका शायद ना दिया जाए और शायद वो आपको जैसे यूनानी कानून में है कि अगर वो फर्द वहां काम ना करे तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। तो यूरोप के कवानीन एक दूसरे से माहदे वो काफी अमलदारी में लाए जाते हैं। इस बात से आपको पूरा मुहतात रहना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझते तो फिर भी वो कहते हैं या अल्लाह इन बच्चों की खैर कर। चौधरी शहजाद जट साहब हैं और खुशामदीद जनाब जट साहब। जट साहब कहते हैं सर पेपर्स के हवाले से क्या कोई कानून आया है। तैयब जलाल साहब भी ये सवाल पूछे। अच्छा, इस सिलसिले में कानून अभी तक तो नहीं आया, तो तवक्को है कि मालिक मजदूर की बुनियाद पर यूनान में लीगल होने का रास्ता हमवार इंशाल्लाह होना है क्योंकि तलब बहुत ज्यादा है। तनवीर साहब हैं। तनवीर खुश आमदीद मेरे शहजादे, आप सबको ईद मुबारक भी। और सवाल में लिखते हैं कि OMI नाम की कोई तंजीम है जो एथन में विवेशी बनाकर दे रहे हैं, क्या कानून हैसियत है। अच्छा, ये अयूम जो है ना, इसका काफी लोगों ने कहा है, मैं 2 टोक लफ्जों में कहता हूं कि कोई कानून नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं। बड़े सारे वकाला लोगों से पैसे बटोरने के लिए, पैसे छीनने के लिए ये कर रहे हैं। 2 नंबर उनमें सबूत दाखिल करते हैं और आप ही की तरफ से एप्लीकेशन करते हैं, कोई अदारा अपनी तरफ से एप्लीकेशन नहीं करता ताकि आप कल को उन पर किसी सूरत भी कोई ना कर सके, केस ना कर सके। एहसान गुजर साहब हैं। खुश आमदीद जनाब एहसान गुजर साहब। डेड बॉडी की लिस्ट कब तक जारी होगी। एहसान गुजर साहब, डेड बॉडी की लिस्ट ताहाल हम मुंतज़िर हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब DNA टेस्ट और मुख्तलिफ चीजें मैच होती जाएंगी तो डेड बॉडीज की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। इन दिनों में तवक्को है। अली रजा आगे। खुश आमदीद मेरे शहजादे अली रजा। अली रजा कहते हैं कि पेरिफेरिया में कौन से माह की फाइल चल रही है, रिन्यूअल वाले। अली रजा, इन दिनों में तो काफी लेट मामला चल रहे हैं, तो इस सिलसिले में कौन से माह की फाइल, ये इलेक्शन के हवाले से ना मुसलसल तगोदो और फिर कश्ती के हवाले से मामला चल रहे थे, तो इस सिलसिले में मैं इंशाल्लाह
कोशिश कर लूंगा कि कौन सी माह की चल रही है, कब चल रही है। अभी इस सिलसिले में थोड़ा मुझे काम करना पड़ेगा। फैसल साहब आगे हैं। फैसल को खुश आमदीद। फैसल कहते हैं कि 8 अगस्त 2017 का सबूत है, कब पेपर जमा करवाएंगे? फैसल शहजादे अपना कब जमा कराएंगे? वो शहजादे आप ये गिनती वाला जो काम है ना, ये तो कच्ची पक्की वाला बंदा दूसरी वाला कर सकता है। एक सादा सा मैं अब आपको इस सिलसिले में वो कहते हैं कि अच्छा उस्ताद वो होता है जो सबक दे ताकि बच्चा उस सबक को याद कर ले, और सबक ऐसा देना चाहिए जिस सबक में सब के लिए कोई फलाह और खैर हो। कानून कहता है कि आखिरी 7 साल, यही है ना कानून कहता है, अब गिनना आपने खुद है। कानून कहता है कि आखिरी 7 साल। अगर आपका सबूत 8 अगस्त 2017 है तो आपने 9 अगस्त 2018 हो गया 1 साल। 9 अगस्त 2018 यानी कि 17 के बाद 18 ही आता है ना, या 33 तो नहीं ना आ जाता। 17 के बाद 18, 1 साल हो गया, आगे 7 साल पूरे कर ले। ये तरीकाकार है, पीछे नहीं, उसको नहीं डालना। यानी कि 8 अगस्त 2017 से नहीं शुरू कर देना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये नहीं करना। 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, ये तरीकाकार कर। अच्छा जी, तालब महर की तरफ से सलाम है, दुआएं हैं, बड़ी मेहरबानी। तालब महर साहब आपको ईद मुबारक भी, सलाम भी, दुआएं भी, और अल्लाह ताला आपको खैर अता फरमाए, अपना फजल अता फरमाए। आप पाकिस्तान कम्युनिटी के काबिल फख्र साथी हैं, और जितने भी साथी यकीन करें ये पाकिस्तान कम्युनिटी का जो प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान कम्युनिटी का जो इदारा है ना, इसमें अपने मुंह के लुकमे से जो है इंसानियत की खिदमत के लिए तकद्दो करनी पड़ती है। ये दुखों का रास्ता है, मुसीबतों का रास्ता है। फीस बिल्ला सिर्फ हो तो तब भी है, लेकिन इस रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान, हमारे अपने सफीर और सफीरों के पाले हुए दलाल, वो बेचारे सारा दिन कांटे बखेरते रहते हैं। तो हम कहते हैं चलो भाई तुम आप अपना काम करते रहो, तो हम फिर भी इस रास्ते पर चलते हैं। क्यों? कि अल्लाह का हुक्म ऐसा है, तो इसको हमने करना ही करना है। ठीक। अच्छा, इसके बाद जनाब चौधरी शहजाद जाट साहब हैं, लिखते हैं कि साथ जिन्होंने कश्ती वाले या कोई और वेव्योशी बनवाया ली है, नशई वाली, अच्छा वेव्योशी बना ली है, आप क्या कर सकते हैं? क्या उसको रिजेक्ट करवा दे अगर कोई, तो कोई मसला तो नहीं होगा? शहजाद जाट साहब, इसमें मसला तो है। आप वो कहते हैं कि बाद का चोरी छुप जाती है और बाद का चोरी जो है सामने आ जाती है। अब इसमें मसला ये है कि नशई वाली वेव्योशी जो है, या शादी वाली, नशई वाली, किसी बेशुमार अक़साम की, तो 2 नंबर वो सबूत लगा के भेज देते हैं। फाइल उस वक्त तक चलती रहती है जब तक फाइल को एग्जाम नहीं किया जाता, उसको चेक नहीं किया जाता, उस वक्त तक चलती रहती है। और बच्चे इस खुशफहमी में, गलतफहमी, नहीं चलती सी भी यार, मैं तकी वकील ने भी आख्या तुसी इत्थे तक लो। मेरे बच्चों, एक एप्लीकेशन ऑनलाइन भेजी गई है, सिस्टम को ये नहीं पता कि कौन से सबूत झूठे हैं, वो तो चेक करेंगे, उनका पीछा करेंगे, फिर आपकी शख्सियत को, आपके किरदार को देखेंगे, फिर वो सारा कुछ देखने के बाद कहेंगे भाई ये तो इसका सर पाँव ही नहीं है, इसने 2 नंबर काम किया। तो 2 नंबर वालों के लिए उन्होंने 5 साल की पाबंदी का कानून अमलदारी में है, और कभी अंदेशा है कि उन लोगों को फिर कहीं इस सख्ती का सामना करना पड़े, तो रिजेक्ट करवा लेना फैसला आने से पहले। इसमें 50% चांस है कि अगर वेव्योशी का फैसला रिजेक्ट या 2 नंबरी साबित होने से पहले अगर उसको रोक लिया गया है, तो 50% है इम्कान कि शायद वो बच्चे बच जाएं। 100% इसलिए नहीं कहता, क्योंकि जब कानून के पास, इदारों के पास फाइल आपकी चली गई, तो रिकॉर्ड उनके पास चला गया, तो कहीं वो फिर भी कोई सख्त फैसला ना कर दें, इसलिए 50% इसमें इम्कान है।
अच्छा जी, वारिस बाजवा साहब हैं और खुशामदीद बाजवा साहब लिखते हैं सर असाइलम के सबूत कबूल होंगे या नहीं। अच्छा, नए जो कवानीन है उन कवानीन में मेरे शहजादों, कानून यूनान के नए कानून में नया कोदी का मितानास तेप्सी में ये दो टोक और वाजे कह दिया गया है कि जनवरी 2024 से असाइलम के सबूत कबूल नहीं किए जाए। लीजिए जनाब, अब तक ये मेरे पास थे सवालात, ये था जो मेरे सामने आपका हुक्मनामा आया। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी ग्रीक लैंग्वेज स्कूलों से जुड़ जाए। बड़े सारे स्कूल टोटल फ्री जुबान सिखाते हैं। मेरे बच्चों, अगर आप कानून ना जाने, अगर आपने ग्रीक जुबान ना जानी तो आपको जगह जगह गिरने का अंदेशा हर वक्त बाकी रहेगा। बराए मेहरबानी किसी पर कोई एहसान ना करें। वो हिस्सा अगर नहीं जाग सकती तो जागनी तो चाहिए ना। लेकिन अगर अपने ही मसले पर, अपने ही बेहतरी पर, अपने आप को बेहतर करने में भी आप सुस्त हैं तो फिर आप अपनी सुस्ती का अंदाजा लगा लें, फिर साल लगा लेंगे सुस्ती कितनी है। तो वरना आपका कुछ अच्छा जाद, आपका कोई भाई आपको लूटने के लिए एंज पवा पार होके कवेदा के नु पता ते है कख नहीं तेनू जनाब एंज करके लूट लेना। तो आप पेपरों के लिए पता ना 3-4,000 5,000 यूरो भी देने के लिए एंज कहने यार और 50 बाद ले ले तेरी मेहरबानी पर मेरा काम होना चाहिए। वो भाई एक डकैत, एक चोर आपको कहेगा कि काम नहीं होगा? वो तो जनाब आपके सर चढ़ कर कहेगा क्यों नहीं यार तू जिथों दिल करदा ही चेक कराई। वो कहंदा एक बारी लुट ते लां ते चेक करांदा फिर मैं केड़ा दे हाथ आउंदा फिर। तो ये मामला है बराए मेहरबानी। अच्छा, एक सवाल और आ गया है, यासीन साहब हैं और खुशामदीद मेरे शहजादे आपको। लिखते हैं क्या हैप्पी मैक्रोन बंद हो गया है? हैप्पी मैक्रोन में दिलोसी ज्यादा जमा करवाई थी, इसका उन्होंने नुक्ता निकाल दिया है। अच्छा, दिलों से ज्यादा जमा कराने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। एक नुक्ता यासीन साहब आपके, हाँ दिलोशी जब कराई जाती है और वो फेक दिलोशी होती है, 2 नंबर दिलोशी, यानी कि आपने काम नहीं किया और आपने दिलोशी कर दी कि मैंने 45,000 यूरो का, 15,000 यूरो का, 20,000 यूरो का काम किया। तो जब इदारे टैक्स ऑफिस देखता है कि ये बंदे ने तो काम नहीं किया, ये तो खामखा इसने फेक डिटेल्स दी हैं, तो ज्यादा का मसला कभी नहीं होता। हाँ 2 नंबर का मसला होता है और उसमें वो फिर पकड़ लेते हैं। फ्रॉड, चीटिंग, 2 नंबरी, ये तो फिर दायरा इदारों के ये काम होते हैं। अब आपकी तरह मौज मेले वाले इदारे थोड़ा ही है कि खुद भी फ्रॉड करे और आपको भी कहें चल कर ली तो आज आप 5 लाख दे तो तेरा भी काम कर लेंगे। दुनिया में दुनिया के बद मजहब तरीन इदारे कहते हैं कि अगर इंसाफ ना हो तो मुआशरे बदसूरत हो जाते हैं। तो ये सूरत है, ये सिलसिला हैप्पी मैक्रोन वगैरह जारी और सारी है, लेकिन उसकी शराइत जो है वो जरूर आपको पूरी करनी चाहिए। एक आखिर में नुक्ता गुजारिश, मसालों से चीजें समझ आती हैं तो वो बयान करके तो मैं जाता हूँ। वो कहते हैं कि इसमें एक परिंदों की कहानी है। तो परिंदों की कहानी में इसमें 2 तर्ज में अब्दुल कादिर हसन ने ये कॉलम में लिखी थी और लिखते हैं कि एक हंस की जोड़ी एक कॉलम में लिखा गया, दूसरे में तोते की। तो चलो तोता चूंकि ज्यादा मारूफ परिंदा है तो वो उड़ रहे हैं। तो परिंदे अक्सर बेशतर ना हिजरत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब सर्दी आ गई है तो ज्यादा शिद्दत की सर्दी से, बर्फबारी से, बारिशों से जनाब बचने के लिए कभी शिद्दत की गर्मी आ जाती है तो पानी खत्म हो जाता है, तो वो फिर पानी वाले इलाकों में, थोड़ी छांव वाले इलाकों में चले जाते हैं। तो 2 परिंदे सफर कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को देखते हैं उड़ान के दरमियान कि नीचे बहुत ज्यादा बेरोबापन, वीरानी और बड़ी ऐसे पशेमानी का आलम है
तो वो एक दूसरे से नार और मादा पूछते हैं कि ये इतनी वीरानी तो कभी नहीं देखी हमने, ये क्या है? तोता तोती को, तोती तोते को कहती है मुझे तो नहीं पता, इकट्ठे ही होते हैं, तो इस तरह की वीरानी और वहशत तो मैंने कभी नहीं देखी। इस बात को मालूम करने के लिए वो नीचे चले जाते हैं एक दरख्त पर, वहां एक उल्लू बैठा होता है। उल्लू परिंदों में बहुत ज्यादा दाना परिंदा माना जाता है। तो वो ज्यादा उम्र का उल्लू था, तो उसे कहानी में लिखते वक्त उन्होंने कहा बाबा जी करके पूछते कि ये हम इस सवाल की वजह से नीचे दरख्त पर आए हैं, वरना हम हिजरत करके जा रहे थे कहीं और। तो इसकी वजह क्या है? वो जो दूसरा परिंदा था उल्लू, उसने उसको समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझा। तो उल्लू ने दरमियान में उसकी जो मादा बीवी थी उसको झपटा मारा। उसने कहा ये मेरी है, तो जाओ इधर से निकलो। वो परेशान दूसरा परिंदा हो गया, तोता। उसने कहा जनाब आप सवाल का जवाब दें या ना दें, ये मैं और ये इकट्ठे आ रहे थे, ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा खबरदार, इधर ज्यादा चौं चौं नहीं करनी, निकलता हो। अगर अदालत का दरवाजा खटखटाना है तो वो सामने जगह लगा हुआ है, उसके पास चले जाओ। अब उसकी बीवी थी बेचारे की, उसकी साथी थी, तो वो उसके बगैर जा नहीं सकता था। तो उसने जाके देखा एक जिरगा लगा हुआ है, सारे अक्षरों में इस तरह बहुत बूढ़े बूढ़े उल्लू, बड़े सीनियर, बड़ी पुरानी उल्लू के बैठे हुए थे। उसने जाके अपनी कहानी बयान की। उन्होंने जिरगे ने अदालत बुला ली। अब अदालत की कार्रवाई जारी हो गई है। अदालत की कार्रवाई जब जारी हो गई है तो अदालत में सारे सबूत, सारी गवाहियां, सारी दलील, हत्ता कि उस मादा जो तोता है उसने भी कहा जनाब हम तो उड़ रहे थे, इससे मेरा कोई तल्लक नहीं, कोई वास्ता नहीं, हम तो एक सवाल के लिए नीचे आए तो इसने मुझ पर कब्जा कर लिया। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से बराए मेहरबानी हमारी जान छुड़ाए, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं। अदालत अब फैसला करने लगी है। फैसला करते वक्त अदालत ने कहा कि सारे सबूत, सारी दलील, सारी गवाहियां इन तोतों के हक में जाती हैं, कुछ भी नहीं है उस उल्लू के हक में। वो बेचारे थोड़े से खुश हो गए, थोड़े चेहरे पर ऐसे ताजगी आई कि शुक्र है अदालत ने हमारी सबूत दलील को मान लिया। साथ ही वो अदालती हथौड़ा जनाब टक हुआ और उसने कहा लेकिन चूंकि ये उल्लू हमारा साथी है, इस माशरे का हिस्सा है, यहां रहता है, हमें इससे काम होते हैं, इसको हमारे से काम होते हैं, इसलिए फैसला किया जाता है कि ये इसी की मलकियत है। वो रान परेशान के सारी दलीलें, सारे सबूत, हर चीज हमारे हक में और फैसला उल्लू के हक में। रोते कुर्लाते वो बेचारे अदालत जिरगे से निकले तो वो जो बूढ़ा उल्लू था उसने फिर दोबारा इशारा किया इधर आओ। उसने कहा जनाब अब क्या है मेरे पास जो आपने मुझसे छीनना है? उसने कहा इधर आओ, तुम्हें अक्ल समझ नहीं आ रही है, एक बात समझानी है। तो वो डर रहा था भाई अब पता नहीं क्या करना। तो वो उल्लू से डर भी होता है ना, उल्लू शाइन की नस्ल से सख्त परिंदा है। तो वो जब करीब गया तो उसने कहा ये लो अपनी बीवी। वो तोता बड़ा हैरान हुआ, कहता है जी ये सारा कुछ करने का मकसद क्या था, इतनी तकलीफ आपने हमें दी है। कहता है तुम्हें बात समझानी थी, वो बात तुम्हारी अकल दिमाग में वैसे नहीं बैठ रही थी जिसकी वजह से मैंने ये किया। तो बात क्या समझानी थी? उसने कहा जिस माशरे में, जिस जमीन पर हक को जानते हुए भी ना हक हो, जुल्म हो, जबर हो, बदमाशियां हो, वहां वीराना नहीं होगा तो वहां क्या होगा? वो वीरान ही होती है, वहां वहशत होती है। अगर आपके और मेरे वतन में अदल होता, गरीब को, मस्कीन को, मजलूम को अदल मिलता, तो ये बच्चे अपने माँ बाप को, बहनों भाइयों को, बच्चों को, वालिदैन करीमैन को छोड़कर जान हथेली पर रखकर समंदरों में डूबने का रिस्क कभी भी ना लेते। अब भी बड़े सारे बच्चे जो आगे से यूरोप से आए हैं,
उन बच्चों की स्टेटमेंट्स आप सुने तो दिल खून के आंसू होता है, लेकिन रोने की बात नहीं करनी। इसलिए नहीं करनी कि एक जाबर, एक जालिम, एक आपका हाकिम बना हुआ, आपके खून और पसीने से खाने वाला, अगर आपको ये कहे कि सफारतखाना पाकिस्तान एथर में मुंह उठा के किधर आ गए हो, हमसे पूछा था, तो तुफ है उसके हकीकतन पैदाइश पर भी कि भाई एक बंदे का काम है, सफारतखाना किसी कौम का अपना घर होता है और उसमें जितने लोग हैं वो नौकर हैं, वो मुलाजिम है। तो नौकर और मुलाजिम का क्या काम कि वो किसी को ये कहे। यकीन कर लें, डेड बॉडीज के बावजूद यूरोप से आने वाले अक्सर और बेशतर बच्चों से जब मेरी बात हुई तो वो कहते हैं हम आपके पास आ जाते हैं, सफारतखाना में हम नहीं जा सकते क्योंकि वो आगे से बक बक करते हैं। तो ये सूरत हाल है। अगर इनकी बक बक को, जिल्लत को हमने सर पे चढ़ाए रखा तो फिर वो बेचारे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की क्या हैसियत है, जब चाहते हैं उतारते हैं, जब चाहते हैं चढ़ाते हैं, जब चाहते हैं जेल भेजते हैं, जब चाहते हैं सजा याफ्ता को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तुम लोग हो क्या? वाकया ही पाकिस्तानी कौम को, प्राइम मिनिस्टर को भी कोई फुकत, कोई हैसियत ना हो तो फिर ये बच्चे कश्तियों में डूबेंगे। फिर एक काना चपरासी रिश्वत लेने वाला फिर अकड़ेगा, क्यों ना अकड़े? क्योंकि उसको पता है कि अदल कोई नहीं, इंसाफ कोई नहीं, अदालत कोई नहीं, इदारे या उससे ऊपर इदारे वो सारे के सारे करप्ट है, बददयानत है, रिश्वत लेते हैं, देते हैं। अगर वो रिश्वत में कभी पकड़ा गया तो वो और अपने अफसर को 10 लाख और दे के फिर फ्री हो जाएगा, फिर दोबारा रिश्वत लेगा, पहले से ज्यादा लेगा। तो ये सिस्टम, ये निजाम है। इस बदमाश घर से नहीं निकलता जब तक बदमाश के सर पर डंडा ना मारा जाए, क़याम ना किया जाए, बदमाश का हाथ कुव्वत बाजू से न रोका जाए। सिपाही बड़ा प्यारा होता है, घर का चौकीदार बड़ा प्यारा होता है, सफीर बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन जब वो आपका दुख बांटे, जब माँ और बाप की तरह आपको सीने से लगाए, जब वो कहें, दुहाई डालें कि भाई हम हैं जिम्मेदार, हम हैं नौकर, आईने पाकिस्तान में आप, तो फिर रियासतें भी खूबसूरत होती हैं, लोग भी खूबसूरत होते हैं। बहरहाल चले, बड़ी सारी बातें होगी, थोड़ी बातें ही काफी होती हैं अगर अमलदारी कर लें तो। अल्लाह की मान में, अल्लाह के हवाले। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।